गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड। सभी स्टूडेंटों को नमस्कार। मैं विजय सिंह सामुता एक बार फिर से यूट्यूब के माध्यम से आपके सामने आया हूँ। मैं आपके सामने जो टॉपिक प्रस्तुत करूँगा उससे पहले एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि पढ़ाई रेगुलर रखें और किसी भी सब्जेक्ट को कोई छोटा या बड़ा नहीं है, सबके अंक समान हैं। इसीलिए सभी सब्जेक्टों को आप बराबर वेटेज दें। दूसरी चीज़ एसएसटी का मैं ऑनलाइन यूट्यूब पे 14 तारीख से एसएसटी 10th क्लास के लिए स्टार्ट करूँगा। एक एक पॉइंट, हमारा मकसद रट के एग्ज़ाम में पास होना नहीं है, हमें उस चीज़ को समझना है, क्योंकि वो चीज़ आगे जाके हमारे जीवन में बहुत काम आएगी। आगे जब भी कोई स्टूडेंट आर्ट्स लेगा तो उस वही चीज़ें जो अब यहाँ पे हैं वो बड़े रूप में वहाँ पे आ जाएंगी। अभी जैसे सभ्यता है तो सभ्यता का टॉपिक कुछ गिनी चुनी सभ्यताएँ देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो या कालीबंगा के बारे में आता है। लेकिन जब आप 12th बाद में ग्रेजुएशन में जाते हैं, हिस्ट्री सब्जेक्ट लेते हैं, तो वो बहुत थोड़ा मतलब बड़े रूप में हमारे सामने आता है। अब यही चीज़ें देख लो, ये असहयोग आंदोलन है या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ये हमारे सामने बाद में बड़े रूप में प्रस्तुत होते हैं। तो मेरी राय है कि रटने के बजाय समझो, उस चीज़ का कॉन्सेप्ट समझो कि वो क्या कह रहा है। स्पीड से चलने की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो नहीं करना अपने को किताब की रीडिंग मारी और फ्री हो गए। फिर वो आगे जाके जब एग्ज़ाम आए कि एग्ज़ाम जो नज़दीक आएगी तो उसके अंदर फिर वो एक हड़बड़ाहट में हम गलती करेंगे। इसीलिए आप एसएसटी के लिए निश्चिंत रहे। मैं आपको पूरा डिटो सिलेबस करवाऊँगा प्लस रिवीजन। मेरे यूट्यूब चैनल जीएस विजय एजुकेशन एंड काउंसलर पर पूरा सिलेबस सही तरीके से करवाऊँगा। क्वेश्चन किस हिसाब से कैसे आते हैं, पेपर का एनालिसिस भी करवाऊँगा और कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए आप मेरे चैनल से ज़्यादा जुड़े। आपके कमेंट, आपकी प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं है, वो सब अगर आप शेयर करोगे तभी तो हम कुछ बता पाएंगे। तो हम अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था भारत में राष्ट्रवाद, जो फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट है। तो हमने पहले देखा कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों में प्रथम विश्व युद्ध ने भी काफ़ी अहम भूमिका निभाई, क्योंकि उससे प्रथम विश्व युद्ध के बाद में लोगों पर आर्थिक भार बढ़ा, भूखमरी जैसी हालत हो गई। उसके बाद में महात्मा गांधी की एंट्री होती है 1915 में, जनवरी 1915 में। फिर उसके बाद में सत्याग्रह हमने देखा। तो महात्मा गांधी 3 जगह, जैसे चंपारण 1917, खेड़ा 1917 और अहमदाबाद, इन तीनों में गांधी जी को सफलता मिली सत्याग्रह करने। फिर आया 1919 का रोलेट एक्ट, जो ना वकील ना कोर्ट कुछ भी, मतलब किसी को भी 2 साल के अंदर जेल में डाल सकते थे। ये एक निरंकुश बिल था। इसके विरोध में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया। इसी दौरान जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल को। तो ये 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ये सब होने के बाद में
गांधी जी का सत्याग्रह कमज़ोर पड़ा। उसके बाद में गांधी जी ने महसूस किया कि दोनों समुदाय, हिंदू मुस्लिम सिख जितने भी समुदाय हैं, जब तक एक साथ नहीं आएंगे तब तक एकता नहीं आ सकती। तो उधर तुर्की में खिलाफा के खिलाफ जो यहाँ आक्रोश था, तो महात्मा गांधी ने इसको बुलाने के लिए मुस्लिम लीग को अपने साथ लिया। फिर 1920 में महात्मा गांधी और शौकत अली ने पूरे भारत का भ्रमण किया। 1 जनवरी 1921 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ। फिर उसमें शहरों में अलग इफेक्ट हुआ, ग्रामीण क्षेत्रों में अलग इफेक्ट हुआ, जो हमने चर्चा की थी। अगर आपके कमेंट आएंगे तो और दोबारा उनको डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। तो ये सब कुछ हुआ। तो लास्ट में जो 1922 फरवरी 1922 में एक घटना हुई चौरी चौरा कांड की। उसके बाद में इस आंदोलन को महात्मा गांधी ने यही स्थगित कर दिया। तो जब अचानक इस आंदोलन को स्थगित कर दिया तो सब लोग स्तब्ध थे, कांग्रेस के नेता भी स्तब्ध थे। कुछ लोग गांधी जी के विरुद्ध भी हो गए कि जो आंदोलन चरम पर था उसको एकदम से स्टॉप कर दिया। तो विरोध के स्वर मुखर होने लग गए। इसी बीच मद्रास जो था उसमें जस्टिस पार्टी, ये याद रखना बच्चों कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस चैप्टर से कन्फर्म एक ऑब्जेक्टिव आएगा, और अगर निबंधात्मक इसमें से नहीं पूछेगा तो एक 3 नंबर का क्वेश्चन और एक 2 नंबर का क्वेश्चन 100% आएगा। तो ये सब होने के बाद में फिर आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। असफल हो गया था। अब महात्मा गांधी ने 1922 में आंदोलन को वापस ले लिया। इससे कुछ कांग्रेसी नेता नाराज हुए, कुछ थे। तो अब जो 1919 के इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, जिसमें प्रांतीय चुनावों में हिस्सा लेने की बात थी, तो लोगों ने, कांग्रेसी नेताओं ने महसूस किया है कि क्यों न प्रांतीय विधानसभा में एंट्री की जाए या चुनाव लड़ा जाए। तो 2 शख्स थे, सीआर और मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। उन्होंने कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन किया लगभग 1924 में। तो यहाँ से ये क्वेश्चन उठता है कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? स्वराज्य पार्टी का गठन करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य वही चुनाव प्रक्रिया में भाग लेना था, क्योंकि ये जो असहयोग आंदोलन असफल हुआ तो उन्हें लगा कि अब हमें असेंबली में या काउंसलिंग में चुनाव लड़कर जीतने के बाद में वहीं कुछ कर सकते हैं। लेकिन कुछ युवा नेता थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, ये मगर उग्र जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की इन्होंने। फिर इन पे बहस। तो उस समय जो माहौल था, तो उस माहौल के आखिरी साल, जो 20वें दशक के आखिरी साल थे, उसमें 2 फैक्टर ने महत्वपूर्ण, मतलब 2 फैक्टर ने बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाला। एक तो आर्थिक मंदी। 1926 से कृषि उत्पादकों की मांग गिरने लग गई, निर्यात कम होने लग गया, उपज बेचने और लगान चुकाना किसानों के लिए भारी हो गया था। 1930 तक आते आते
ग्रामीण इलाकों में भारी उथल पुथल होने लगी। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की एक पृष्ठभूमि है और असहयोग आंदोलन का जो एक मतलब एकाएक स्थगित किया गया उसके बाद की पृष्ठभूमि है। जब आंदोलन या फिर जो ऐसे घटना होने लग गई तो ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश की टोरी सरकार, ब्रिटिश में नई सरकार बनी थी टोरी सरकार, तो उन्होंने एक कमीशन का गठन किया जो भारतीय संवैधानिक कार्यशैली का अध्ययन करे, उसके बारे में सुझाव दे। कहने का मतलब साइमन कमीशन भारत में जो वर्तमान उस टाइम की स्थिति थी उसका आकलन करे और फिर रिपोर्ट प्रस्तुत करे, इसका मकसद ये था। लेकिन इसमें एक समस्या थी कि इसमें एक भी भारतीय को नहीं रखा, किसी भी भारतीय को इसमें जगह नहीं दी। तो इसका विरोध होने लग गया और लोग नारे लगाने लगे, साइमन कमीशन गो बैक। क्या नारे लगाने? साइमन कमीशन गो बैक। उस टाइम में लॉर्ड इरविन वायसराय थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब साइमन कमीशन भारत आया तो उस टाइम में वायसराय कौन था? तो उस टाइम में वायसराय था लॉर्ड इरविन। तो अक्टूबर में साइमन कमीशन का विरोध प्रदर्शन करते हुए ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। यानी कि उस विरोध प्रदर्शन में लाला लाजपत राय के सिर में चोट आई थी और उनकी मृत्यु हो गई। तो 1929 में लॉर्ड इरविन, तो ये ध्यान रखना बच्चों, मेरे साथियों, कि क्वेश्चन है बन सकता क्या बन रहा है कि जब साइमन कमीशन भारत आया तब भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन ने एक रास्ता निकाला और भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स का गोल या ऐसा कर दिया। इसमें कोई समय सीमा नहीं बताई कि कब भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दिया जाएगा। यानी कि भारत आंतरिक मामलों में स्वतंत्र है लेकिन बाहरी मामलों में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन काम करेगी। डोमिनियन स्टेट्स में कुछ दिनों तक या उसकी जो डेट थी वो फाइनल नहीं की गई थी कि कब भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दिया जाएगा। इस प्रस्ताव से स्वाभाविक है दोनों समुदाय नाराज थे और जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में तेज तर्रार या आक्रामक लोग होने लगे। उदारवादियों और मध्यम वर्गीय ब्रिटिश डोमेन की संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे। कहने का मतलब बच्चों ये ध्यान रखो कि जो डोमिनियन स्टेट्स है, डोमिनियन स्टेट्स का मतलब है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में ही भारत को स्वतंत्रता मिले, यानी कि बाहरी मामलों में भारत स्वतंत्र मिले। तो कांग्रेस के कुछ नेता जो उदारवादी थे वो इस संवैधानिक फैसले को मानने को तैयार थे, लेकिन जो उग्रवादी प्रवृत्ति के नेता थे जैसे सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने इसको मानने से या इस प्रस्ताव का स्पष्ट विरोध किया।
अब ये है कि 1920वें दशक में उदारवादियों का वर्चस्व या फिर उनकी अहमियत धीरे धीरे कम होने लग गई। एक यानी कि उदारवादियों का प्रभाव घट रहा था और उग्रवादी का प्रभाव घट रहा था। तो दिसंबर 1929 को लाहौर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक अधिवेशन हुआ। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें 2-3 चीज़ डिसाइड हुई थी। तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दिसंबर 1929 को लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था, किसके अध्यक्षता में हुआ था, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इस अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ, तो इसमें कौन कौन से फैसले लिए गए। तो इनमें पहला तो ये था कि डोमिनियन स्टेट्स की जगह हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए, एक फैसला ये लिया। दूसरा फैसला यह था कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। समझे बच्चों? यानी कि जो दिसंबर 1929 में जो लाहौर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो सम्मेलन हुआ, उसमें एक तो पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ, दूसरा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित हुआ। उस दिन से लोग पूर्ण स्वतंत्रता के लिए शपथ लेने लग गए। यानी कि अब जो था मुद्दा वो बिल्कुल हट गया, अपने पहले से हट गए। पहले उदारवादी चाहते थे डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा स्वीकार है, लेकिन अब उग्रवादियों के हाथ में आने के बाद में वो खत्म सा हो गया। तो अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ठोस मुद्दे जोड़ने के लिए गांधी जी को कोई ना कोई रास्ता ढूंढना था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत ही एक है नमक यात्रा या दांडी यात्रा। कौन सी है दोस्तों? नमक यात्रा या दांडी यात्रा, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के ही साथ जुड़ी हुई है। महात्मा गांधी ने देश को एकजुट करने के लिए एक माध्यम की जरूरत थी। तो महात्मा गांधी को सबसे अच्छा माध्यम नमक मिला। क्यों? क्योंकि नमक पर कर लगता था और नमक गरीब अमीर सब खाते, सब यूज में लेते थे। तो ये एक सबसे बड़ा शक्तिशाली हथियार मिला महात्मा गांधी को। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को एक खत लिखा और उसमें 11 सूत्री मांगे रखी। कुछ मांगे सामान्य थी, कुछ मांगे उद्योगपतियों के लिए रखी थी। तो कहने का मतलब गांधी जी दोनों को, मध्यम वर्ग या उद्योगपति या गरीब वर्ग, सबको मिला के 11 सूत्रीय मांग लॉर्ड इरविन के सामने रखी। लेकिन लॉर्ड इरविन ने इन 11 मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो सबसे पहले मांग उठी कि नमक पर कर हटाया जाए, जो अनुचित है। महात्मा गांधी का ये पत्र एक चेतावनी, अल्टीमेटम की तरह था, लेकिन लॉर्ड इरविन ने इसे अस्वीकार कर दिया। 11 मार्च को उनकी मांगे नहीं मानने की। तो महात्मा गांधी अपने कुछ अनुयायी, 78 अनुयायी विश्वस्त थे, जिन्हें वॉलंटियर कहा गया, उनके साथ
यात्रा शुरू की। ये यात्रा साबरमती आश्रम, गांधी जी के साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक स्थान, जो गुजरात कस्बे में है, जाकर खत्म होनी थी। गांधी जी की टोली 24 दिन तक हर रोज 10 मील, यानी कि हर रोज 10 मील चलती थी, बिना थके, बिना, यानी कि गांधी जी के स्वराज्य। फिर गांधी जी ने अपने स्वराज्य का अर्थ स्पष्ट किया कि अंग्रेजों से शांतिपूर्वक अवज्ञा करें, यानी कि अंग्रेजों की कही हुई बात को न माना जाए। 6 अप्रैल, 24 दिन के बाद में 6 अप्रैल को समुद्र के पानी को उबालकर नमक बनाया और इस कानून का उल्लंघन किया। अब बात यह है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन था जो उससे असहयोग आंदोलन से थोड़ा डिफरेंट था, जबकि असहयोग आंदोलन पूरे इंडिया में फैल गया था। अब गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो सख्त हो गई, लोगों को जंगल में प्रवेश करने नहीं दिया गया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, शराब की दुकानों को तोड़फोड़ की गई, यानी कि लोग उग्र हो गए। शराब की दुकानों की तोड़फोड़ की गई, नमक कानून तोड़ा, सरकारी कारखानों में प्रदर्शन किया। तो इसमें भी प्रदर्शन तेजी से चला। गांव में तैनात कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया और जो वन आरक्षित थे, जिनमें घुस नहीं सकते थे, वहाँ लोग घुसने लग गए। कहने का मतलब एक उग्र सा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन उग्र सा हो गया। इसी मतलब वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरी तरह हिल गई। तो उन्होंने एक रास्ता अपनाया कि कांग्रेस के मुख्य जो नेता थे उनको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। अप्रैल 1930 में महात्मा गांधी के समर्थित साथी अब्दुल गफ्फार खान, जिसको सीमांत गांधी कहा जाता है, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फिर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। तो भीड़ एक तरफ से नेतृत्वहीन हो गई। तो फिर गवर्नमेंट ने दमनकारी नीतियां अपनाना स्टार्ट किया और लोगों को निर्ममता से लोगों की पिटाई की। महात्मा गांधी एक बार फिर इस आंदोलन को वापस ले लिया। 5 मार्च 1931 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। तो इसी घटनाक्रम में ब्रिटिश इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलन चल रहे थे। तो गांधी जी फर्स्ट सम्मेलन में कोई कांग्रेसी नेता नहीं गया। सेकेंड सम्मेलन में गांधी जी को जाने की इच्छा व्यक्त की। इसके बदले में गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन जाने के बदले में राजनीतिक कैदियों की रिहाई को राजी हो गए। दिसंबर 1931 में गांधी जी लंदन गए। वार्ता बीच में, मतलब कोई डिसीजन नहीं हुआ और वो टूट गई। अब्दुल गफ्फार खान जवाहरलाल नेहरू जेल में थे। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया। फिर से ये आंदोलन महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया, लेकिन 1934 तक आते आते ये बिल्कुल मन पड़ गए। तो दोस्तों, ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब आगे इसमें लोगों की क्या राय रही, आंदोलन में कैसे भाग लिया, हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। हम स्पीड से नहीं चलेंगे, जो स्पीड से हमें चलना भी नहीं है, बिना स्पीड के हम कोर्स करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन
अपना कंप्लीट। हाँ, इसमें डेट्स वगैरह कुछ ज़्यादा हैं तो उसकी कोई टेंशन मत लो, मैं सब कुछ आपको रटवा दूंगा या समझा दूंगा, क्योंकि एक चैन बनाओ दिमाग में। 1915 में महात्मा गांधी आए, फिर मैं आपको एक लिस्ट डाल दूंगा कि किस ईयर में कौन सा हो। मेरा मकसद है आप अधिक से अधिक आपका हित हो। और कुछ विद्यार्थी गरीब हैं या मध्यम वर्ग से आते हैं तो फ्री में मेरी यूट्यूब चैनल GS विजय एजुकेशन एंड काउंसलर में फ्री में मैं SST हिस्ट्री पॉलिटिकल का कोर्स करवाऊंगा फ्री में, प्लस उस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन या नोट्स भी अवेलेबल कराऊंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो जब मैं इतना कर रहा हूँ तो दोस्तों आप भी कम से कम वीडियो को शेयर और लाइक सब्सक्राइब कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का फ़ायदा हो। क्योंकि GS विजय एजुकेशन चैनल सिर्फ क्लास 1 से क्लास 12 तक है और इसमें कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंटों की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बनाया गया है। तो आप निश्चिंत रहे। इसमें डेट्स वगैरह हैं तो अभी ये चैप्टर अपन 2 वीडियो में और लगेंगे कंप्लीट करने में, स्पीड लेनी नहीं है। फिर इस चैप्टर का पूरा रिवीजन करेंगे। डेट्स वगैरह हैं तो मैं आज या कल में आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहाँ पे मैं PDF डाल दूंगा जो डेट्स हैं, नोट्स हैं। लेकिन आप जब ज्वाइन करोगे तभी तो मैं कुछ कर पाऊँगा, तभी मेरा हौसला बढ़ेगा जब आप लोग मुझसे जुड़ेंगे। क्योंकि मैंने ये चैनल आपके लिए बनाया है, स्टूडेंटों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अब ये है कि 10th की हिस्ट्री, 10th में SST है, ज़रूरी नहीं है किसी को अगर 9th में प्रॉब्लम आ रही है, 8th में प्रॉब्लम आ रही है, 7th में प्रॉब्लम आ रही है, 6th में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो भी अपने कमेंट कर सकते हैं, मैं उनको भी फ्री में करवा दूंगा। तो दोस्तों संयम, धैर्य और विश्वास, ये तीनों चीज़ें अपने जीवन में अपना लो। और प्लस किताब पढ़ते सब हैं, पास भी लगभग होते हैं, लेकिन टॉपर क्या करते हैं? टेक्निक का यूज करते हैं। पर शॉर्टकट नहीं है, लेकिन वो पढ़ने में टेक्निक का यूज करते हैं। अरे मैं वो टेक्निक आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब भी जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि ये चैप्टर 6 नंबर का है, तो निबंधात्मक क्वेश्चन देगा तो 4 नंबर का आएगा, और अगर निबंधात्मक नहीं देगा तो एक ऑब्जेक्टिव आएगा, एक 2 नंबर का आएगा और एक 3 नंबर का आएगा, कन्फर्म है। तो आज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को जोड़ो, शेयर करो, ताकि अपने कोर्स को थोड़ी स्पीड दें। 14 तारीख से अपन क्लासें, रेगुलर क्लासें स्टार्ट करने का है, लेकिन स्टार्ट तभी हो पाएगा मेरे दोस्तों जब आप जुड़ोगे, तभी तो मैं अब कुछ कर पाऊँगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट मेरे यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम से जुड़े। मुझसे जितना हो पाएगा मैं आपके लिए करूँगा, आपके लिए बिल्कुल फ्री है। ओके दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्लास कल मिलेंगे, और आप अपनी तैयारी को व्यवस्थित ढंग से, तैयारी सब करते हैं लेकिन हम तैयारी को व्यवस्थित ढंग से करेंगे। थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े और इसका फ़ायदा सभी स्टूडेंटों को मिले। ओके दोस्तों।